हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है वैद्युतिक तार एवं केबल्स। नया टॉपिक कौन सा अपना? वैद्युतिक तार एवं केबल्स। ये विद्युत तार एवं केबल्स क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन आप जैसे वास्तव में देखो तो तार या केबल क्या होता है। अब तार या केबल के सिवा अपन को विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। यह मतलब विद्युत का अहम साधन है। ठीक है, विद्युत आपूर्ति या कोई संयोजन करते हैं तो चालकों की आवश्यकता होती है। कोई भी विद्युत आपूर्ति या विद्युत के तार अपन को विद्युत को आगे ले जाते हैं तो संयोजन करते हैं, तो उसके लिए अपन को आवश्यकता किसकी होती है? चालकों की आवश्यकता होती है। और ये चालक, इस चालकों में क्या होता है? ये चालक यहाँ तो तार होते हैं, क्या होते हैं? केबल होते हैं। चालक होते हैं जो चालक तार या केबल आयताकार परिच्छेद, मतलब आयताकार परिच्छेद वाली पत्तियों के रूप में होते हैं। आयताकार परिच्छेद वाली पत्तियों के रूप में, मतलब गोल भी होते हैं, आयताकार भी होते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही विद्युत को अपन इन तार एवं केबल के द्वारा ही अपन है जो विद्युत को उत्पादन केंद्र से सब स्टेशनों तक। अब उत्पादन जहां से विद्युत उत्पादन हुई उससे सब स्टेशन, और उत्पादन केंद्र से सब स्टेशन, और सब स्टेशन से विद्युत वितरण लाइन। सब स्टेशन से कहां ले जाएंगे? विद्युत वितरण लाइन, और विद्युत वितरण लाइन से उपभोक्ता तक, और उपभोक्ता से भवन के मीटर तक। विद्युत वितरण लाइन से उपभोक्ता तक और उपभोक्ता से भवन के मीटर तक। वह भवन के मीटर से मुख्य स्विच, भवन के मीटर से मुख्य स्विच, और मुख्य स्विच से वैद्युतिक साधनों या मशीनों तक पहुंचाया जाता है। ये क्या बन गई? अपनी एक श्रृंखला बन गई। क्या बन गई? श्रृंखला। यदि इस श्रृंखला को आप अपन करते हैं तो कैसे, परिचय में आपको मैं बताता हूं ये श्रृंखला कैसे बनी। देखो, इसमें अपन लिखते हैं जैसे यहां से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले अपने क्या बोला? उत्पादन केंद्र। कहां से शुरू किया? उत्पादन केंद्र से। उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र से, उत्पादन केंद्र से सब स्टेशन, उत्पादन केंद्र से सब स्टेशन। ये आपको दिख रहा है ना, जैसे उत्पादन केंद्र से विद्युत सब स्टेशन से वितरण लाइन से उपभोक्ता। उत्पादन केंद्र से सब स्टेशन से कहां ले जाएंगे इसको अपन? जहां पे अपन को वितरण करना, उस वितरण लाइन पर वितरण लाइन, और वितरण लाइन से उपभोक्ता, उपभोक्ता से मीटर। उपभोक्ता से कहां ले जाएंगे अपन? मीटर पर, भवन के मीटर, भवन मीटर्स। और इससे कहां ले जाएंगे? मुख्य स्विच, मुख्य स्विच। कहां तक चले अपन? मुख्य स्विच, और मुख्य स्विच से वैद्युतिक साधनों या मशीनों। मुख्य स्विच से कहां ले जाएंगे लास्ट में? वैद्युतिक साधनों या ओब्लिक मशीनों। अब ये सिस्टम सब किसके द्वारा होगा? तार या केबल के द्वारा। सबसे पहले विद्युत अपन ने उत्पादन की, उससे अपन सब स्टेशन तक लाए, सब स्टेशन से अपन उसको कहां तक लेके गए? वितरण लाइन तक लेके गए, वितरण लाइन से उपभोक्ता तक। वितरण लाइन से उपभोक्ता मतलब अपना मकान है, मकान के बाहर जैसे कोई पोल लगा देते हैं तो वो आगे उपभोक्ता, मतलब उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, उपभोक्ता तक पहुंचा दी। और उपभोक्ता से उस लाइन को आगे भी विद्युत को पहुंचाना तो किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? तार या केबल की। उपभोक्ता से आगे अपन कहां पहुंचाते हैं? मुख्य मीटर। और मुख्य मीटर से अपने घर के बाहर फ्यूज लगा के जो मुख्य स्विच लगाते हैं ना, मुख्य स्विच पर, और मुख्य स्विच से वैद्युतिक साधनों, अपन को यहाँ कोई मोटर चलानी है या कोई फ्रिज चलाना है या कुछ भी करना है, या वैद्युतिक साधनों। तो इसी प्रकार इन सब कार्यों को करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? तार या
केबल की। इसके अनुसार इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं भारतीय विद्युत नियम। ये लिख रखा है ना, भारतीय विद्युत नियम। ये जैसे भारतीय विद्युत नियम है, इस कौन कौन किस नियम के अनुसार अपन को कार्य करना चाहिए। कोई विद्युत वायरिंग का काम कर रहा है, कोई विद्युत जैसे कोई काम कर रहा है विद्युत का, तो उसको कौन कौन से नियमों की ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे ट्यूबलाइट लगा होना चाहिए, कहाँ पे पंखा लगा होना चाहिए, क्या कौन सी जगह मुख्य बोर्ड स्विच होना चाहिए, मुख्य बोर्ड है जो धरातल से कितना ऊंचाई पर होना चाहिए, पंखे की छत से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, नीचे फर्श से कितनी होनी चाहिए, सॉरी छत से तो गहराई हो जाएगी और फर्श से ऊंचाई। इसी प्रकार इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ये अपना एक भारतीय विद्युत नियम है, भारतीय विद्युत विभाग है, इसने जो नियम बनाए हैं IS 732/1963 के अनुसार, उसके अनुसार अपन को किस नियम के अनुसार वायरिंग या कोई भी कार्य करना तो किस नियम के अनुसार अपन करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कौन कौन से नियम है इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये वायरिंग से संबंधित है नियम, किससे संबंधित है, वायरिंग से संबंधित। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये नियम किससे संबंधित है, वायरिंग से संबंधित है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वायरिंग से संबंधित। अब अपन शुरू करते हैं भारतीय विद्युत नियम। अब पहला कौन सा नियम है, सबसे पहले ही नियम है कि विद्युत वायरिंग की स्थापना में उसका मरम्मत किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराया जाना चाहिए। अपन कोई भी विद्युत का कार्य कर रहा है या विद्युत वायरिंग की स्थापना कर रहा है या विद्युत वायरिंग का कोई मरम्मत कर रहा है, जैसे कोई वायरिंग अपन पहले से कराई हुई उसकी वापस अपन ठीक करा रहे हैं, तो वो अपन काम उसी में लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए, उसी आदमी से कराना चाहिए जिसके पास विद्युत या इलेक्ट्रिकल का काम करने का क्या हो, लाइसेंस हो। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक क्या होता है, व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा है उसके पास क्या चाहिए, गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए कि ये बंदा गाड़ी चला सकता है गवर्नमेंट रूप, ठीक है। तो इसी प्रकार विद्युत वायरिंग की स्थापना से संबंधित पहला और सबसे पहला नियम यह है कि वायरिंग की स्थापना उसका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराया जाना चाहिए। तो पहला नियम क्या है, विद्युत वायरिंग की स्थापना व मरम्मत किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार, किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराया जाना चाहिए। ये एक नंबर है, इसमें कुछ लिखेंगे अपन, किसी को सीधे पढ़ेंगे, जो जरूरत होगी उसके अनुसार अपन लिखते रहेंगे। पहला अपना नियम क्या कि वायरिंग की स्थापना या मरम्मत किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। और विद्युत वायरिंग अपन जैसे करते हैं तो उसमें प्रयुक्त जो सहायक सामग्री होती है वो ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री ISI से मानक प्राप्त होनी चाहिए। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री ISI
चिन्ह चिन्ह युक्त होनी चाहिए। ठीक है। विद्युत वायरिंग को उपरिपथों में विभाजित किया जाना चाहिए और लाइट और फैन तथा पावर के लिए अलग अलग उपरिपथ तैयार किए जाने चाहिए। अलग अलग ऊपर, जैसे लाइट के लिए अलग होना चाहिए, फैन के लिए अलग होना चाहिए, पावर के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग अपन को उपरिपथ तैयार करने विद्युत वायरिंग नियम के अनुसार। लाइट एवं फैन के प्रत्येक उपरिपथ में 10 से अधिक, लाइट एवं फैन का जो उपरिपथ है उसमें 10 से अधिक और पावर के उपरिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु, 2 से अधिक पावर जहां से गुजर रही उसमें 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। लाइट एवं फैन के लिए कुल परिपथ का लोड, तीसरा अपना पांचवा है लाइट एवं परिपथ के लिए, लाइट एवं फैन के लिए कुल परिपथ का लोड है जो 800 वॉट। लाइट एवं फैन के लिए लाइट एवं फैन के लिए कुल परिपथ लोड 800 वॉट, 800 वॉट। लाइट एवं फैन के लिए परिपथ का कुल लोड है वो 800 वॉट होगा और पावर ऑफ परिपथ का कुल लोड कितना होगा, 3000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। पावर के लिए 3000 वॉट। ये मैं बोल रहा हूँ, इतना लिखना तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप कोई लिखना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना है, आप लिख लेना आराम से। नहीं तो लाइट एवं फैन के लिए कुल परिपथ का लोड है 800 वॉट है और पावर के लिए 3000 वॉट है। और लोड कैसे याद करना मैं आपको अभी इसमें बता दूंगा आगे। जैसे लोड की आपको गणना कैसे करनी है, जैसे आप लोड की गणना करना चाहते हो तो इसमें आपको जैसे कोई पता करना है लोड की गणना, जैसे लोड की गणना 1 नंबर, लोड की गणना जैसे 1 नंबर अपन ने ले लिया लैंप, क्या ले लिया, लैंप 1 नंबर अपन ने ले लिया लैंप। लैंप कितने वोट का है, 60 वोट का। कितने वोट का है, 60 वोट का। दूसरा अपन ने लिया सॉकेट, अपन ने ले लिया सॉकेट, सॉकेट कितने वोट का है, 100 वोट का। इसी प्रकार आपको गणना करनी, एक 800 वोट होना चाहिए और एक कितना होना चाहिए, 3000 वोट। ठीक है। और नियंत्रण स्विच बोर्ड की, नियंत्रण जैसे मीटर से आगे अपन जो नियंत्रण स्विच लगाते हैं उसकी है जो फरस से ऊंचाई, उसकी है जो फरस से ऊंचाई 1.4 मीटर होनी चाहिए। उसकी जो ऊंचाई है, जैसे अपन नियंत्रण स्विच बोर्ड लगाते हैं घर के अंदर घुसते हैं तो घुसते ही उसकी जो फरस यहां से जो नीचे से ऊंचाई है वो 1.4 मीटर होनी चाहिए। ये जैसे लिख लो आप नियंत्रण स्विच, नियंत्रण स्विच अपन ने लिख लिया नियंत्रण स्विच की फरस से ऊंचाई, फरस से ऊंचाई 1.4 मीटर, फरस से ऊंचाई है जो 1.4 मीटर होनी चाहिए। यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट, कक्ष का जो अपन जहां से अंदर घुसते हैं जो दरवाजा है उसके निकट और बाईं ओर होना चाहिए। कहां, किस साइड में होना चाहिए, जैसे ही अंदर घुसते हैं तो ये अपना दायां है, ये अपना बायां, तो घुसते ही बाईं ओर और फरस से ऊपर, फरस से ऊपर 1.4 मीटर, फरस से ऊपर और दाईं ओर होना चाहिए। ठीक है। 1.4 मीटर और बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर। ये भारतीय विद्युत विभाग के नियम है, इस नियम के अनुसार अपन को वायरिंग करनी चाहिए। घर के अंदर जैसे आप घुसते हो तो कहीं देखते हो तो घुसते ही
जो आपका मेन मुख्य बोर्ड है वो कहाँ लगा रहता है, मतलब दाएं बाईं ओर मतलब डावी साइड, अंदर घुसते ही कहाँ लगा रहता है, डावी साइड या बाईं ओर, ठीक है, जिसको जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, जैसे स्नानघर वगैरह में अपन स्नानघर में स्थापित लैंप आदि का स्विच है, जो स्नानघर के दीवार जो स्विच है वो स्नानघर के बाहर की दीवार पर होना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो ही अंदर स्थापित करना, नहीं तो अपन जैसे लैंप वगैरह लगाते हैं बाथरूम के अंदर स्नान करने के, तो उसका जो स्विच होता है चालू बंद करने का, वो जहां से अपन अंदर घुसते हैं उस पे उसके पास में बाहर की तरफ होना चाहिए। यदि बाहर की तरफ नहीं रखते हैं, यदि अति आवश्यक हो और अपन को अंदर रखना जरूरी है, तो पूर्णतः जलरोधी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्णतः जलरोधी या वाटर प्रूफ होना चाहिए। ये है नियम। गैलरी, बरामदा, पोरस, टेरेस, बालकनी आदि में स्थापित लाइट, कोई गैलरी है, कोई बरामदो है, बालकनी है, इसमें स्थापित जो लाइट है उसका स्विच यथासंभव घर के अंदर होना चाहिए। यथासंभव जब अपन स्थापित करते हैं तो घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्विच घर के बाहर स्थापित करना आवश्यक हो तो वो पूर्णतः कैसा होना चाहिए, जलरोधी एवं वायुमंडलीय प्रभावों से, मतलब वातावरण में जो नमी है, गर्मी है, उससे क्या होना चाहिए, अवमुक्त होना चाहिए। ये मतलब क्या है, इस प्रकार अपन वायरिंग करेंगे तो अपनी भी सुरक्षा रहेगी और जो भी उपकरण लगाते हैं वो भी ज्यादा टाइम तक चलेंगे। इसमें जो कैसे बता रहे हैं, जैसे कि अपन स्विच बाहर लगा देते हैं, अपना गैलरी है, बाहर स्विच लगा दे तो बारिश होगी, उस पे उसे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो स्विच का बोर्ड है वो जल्दी खराब हो जाएगा। खराब होने से बचाने के लिए अपन जो स्विच होता है उसको कहाँ लगाना है, घर के अंदर, मतलब दरवाजे के अंदर। लेकिन लाइट है उसको तो बाहर लगाना ही पड़ेगा उजाला देने के लिए, वो अंदर नहीं लगा सकते। लेकिन जहां अपन अच्छा कर सकते हैं वहां अपन को क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट, घर के बाहर जो लाइट के पॉइंट होते हैं जहां से विद्युत सप्लाई आगे जाती है, वो सभी पॉइंट होते हैं वो जलरोधी प्रकार के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, जलरोधी प्रकार के होने चाहिए। सॉकेट सामान्यतः अपन कोई काम में लेते हैं तो वो 3 पिन स्थापित किया जाना चाहिए, 3 पिन ही स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उस पे 2, एक न्यूट्रल और एक फेस आ गया और तीसरा किसका हो जाता है, अर्थिंग, और उसका अर्थ पिन आवश्यक रूप से अर्थिंग किया जाना चाहिए। क्योंकि अर्थिंग करने से क्या फायदा होता है, अर्थिंग करने से अपन को करंट वगैरह आने की संभावना कम रहती है। लाइट एवं फैन परिपथ में 5 एम्पियर तथा पावर परिपथ में 15 एम्पियर व 240 वोल्टेज रेटिंग वाला सॉकेट ही स्थापित किए जाना चाहिए। यदि सॉकेट को 1.3 या 1.4 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित करना अपेक्षित हो या आवश्यक हो तो वह ढक्कन युक्त होना चाहिए। अपन कोई भी सॉकेट है उसकी लंबाई धरातल से कितनी बताई मैंने, 1.4 मीटर। यदि इससे आप नीचे रखते हो, ये मान लो धरातल है, इससे आप नीचे रखते हो तो वो सॉकेट है जो कैसा होना चाहिए, आवरण युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आवरण युक्त होना चाहिए। वो सॉकेट है जो आवरण युक्त होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसके नियम है, इस नियम के अनुसार अपन विद्युत वायरिंग करते हैं। अपन देखते हैं ना, आप जैसे आपको कोई नियम के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने जो आप नियम बताइए ध्यान रखना, आप देख लेना। उसके बाद अपन जो लाइसेंसदारी ठेकेदार वगैरह गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, जैसे अभी घरों में भी ये वायरिंग की, उसमें आप देखना सब ये सिस्टम से किया होगा, तब आपको पता चला कि वास्तव में नियम के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। सतपंखों के ब्लेड मतलब ताड़ी बोलो आप, जैसे ब्लेड तथा फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी, सतपंखों की ब्लेड तथा फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर। अब सतपंखों के ब्लेड व फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी, सतपंखों के ब्लेड्स व फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी, ब्लेड्स व सतपंखों के ब्लेड्स व फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी ब्लेड्स, ये जैसे हो गया फर्श, ये फर्श, इनके बीच की न्यूनतम दूरी है जो 2.4 मीटर से 3.0 मीटर तक होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी है जो 2.4 मीटर से
अधिकतम 3 मीटर का अंतर रखा जाना। इनके बीच में जो अंतर है वो अधिकतम इतना होना चाहिए। और ये है जैसे अपनी सत, ये है अपनी सत, तो यहां से 0.5 मीटर, इस सत से कितना होना चाहिए 0.5 मीटर, सत से होने चाहिए 0.5 मीटर। ये सतपंखा लगाने का नियम है। सतपंखा अपन कैसे लगाते हैं आप देख लेना, इसमें यही सिस्टम लगा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद में वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवश्यक रूप से अर्थ की जानी चाहिए। वायरिंग में जो भी धात्विक होते हैं, सभी धात्विक आवरण होते हैं, उसको आवश्यक रूप से, वायरिंग में किसी धातु की जो भी चीज होती है उसको आवश्यक रूप से अपन क्या करना चाहिए, अर्थ किए जाने चाहिए। सभी प्रकार की लाइट की फरस से ऊंचाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो अपन बल्ब लगाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट लगाते हैं, उसकी है जो अपन जो भी बल्ब या ट्यूबलाइट लगाते हैं, लाइट, इसकी ऊंचाई है 2 पॉइंट, इसकी जो है जब अपन कोई भी लाइट या ट्यूबलाइट सॉरी लगाते हैं, ट्यूबलाइट या, तो उसकी फरस से ऊंचाई है जो 2.5 2.25 मीटर से कम नहीं होने चाहिए। जैसे कोई भी ट्यूबलाइट या लाइट लगाते हैं उसको अपन यहां से जैसे धरातल से ऊंचाई मापते हैं तो वो 2.25 मीटर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अर्धचालक में कोई फ्यूज या स्विच, अर्धचालक होता है, अर्थ का जो चालक होता है उसमें कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थ का जो तार होता है उसके अंदर अपन को कोई फ्यूज या स्विच नहीं लगाना चाहिए, सीधा क्या करना, अर्थिंग करना है। लाइव या फेज चालक में, लाइव बोलो या फेज चालक बोलो एक ही बात है, उसमें फ्यूज लगाया जाना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, फ्यूज लगा होना चाहिए। और सभी प्रकार की नियंत्रक युक्तियां, स्विच आदि इसी चालक पर स्थापित की जानी चाहिए। जैसे फ्यूज है, एमसीबी है, ये सब किस में लगनी होनी चाहिए, जो फेज तार होता है उस पे, उसमें सभी प्रकार की होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या, पिछले वाले टॉपिक में अपने, पिछले वाले पॉइंट में अपने क्या बोला, पिछले वाला पॉइंट बोला कि जो अर्थ तार होता है उसमें इसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रत्येक उप परिपथ का वितरण बोर्ड पृथक होना चाहिए। जो कोई भी प्रत्येक उप परिपथ है उससे अपन अलग से परिपथ बना रहे तो उसका वितरण बोर्ड है वो क्या होना चाहिए, पृथक होना चाहिए। 3 फेज एसी लाइन में यथासंभव प्रत्येक फेज पर लोड संतुलित रखना चाहिए। 3 फेज वाला एसी लाइन है उसके अंदर जो तीनों फेज है उस पर जो लोड है, तीनों फेजों पर लोड का मान है जो अपने यथासंभव क्या रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए। और तीनों फेजों को क्रमशः लाल, पीले व नीले रंग द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए अथवा इन रंगों के तार का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। लाल जैसे RYB, इनके द्वारा यहाँ तो चिन्हित, इन रंगों के द्वारा यहाँ तो चिन्हित करना चाहिए या फिर इन्हीं रंगों का ही प्रयोग करना अपन को चाहिए। कार्यशाला में मशीनों की मोटर के नियंत्रक स्विच, स्टार्टर, कार्यशाला जहाँ अपन काम कर रहे हैं वहाँ मशीन है, मोटर है, उनके नियंत्रक स्विच है, स्टार्टर है, उसको ऐसी ऊंचाई या स्थान पर स्थापित करना है जो कारीगर की आसान सी में पहुंच में हो। अपन जैसे कोई कार्यशाला में काम कर रहे तो वह मशीन है, मोटर है, उसका जो स्विच लगाते हैं अपन, उस स्विच को ऐसे स्थान पर लगाना है जहाँ पर कारीगर है जो आराम से आसानी से पहुंच सके। मध्यम तथा उच्च वोल्टेज, यहाँ मध्यम या उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि की दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए, मतलब डबल अर्थिंग होनी चाहिए। मध्यम या एक निम्न वोल्टेज को छोड़ के मध्यम या हाई वोल्टेज पर जो भी मशीनें काम करती है उनमें दो प्रकार से, दो अलग अलग तारों के द्वारा अर्थिंग की जानी चाहिए। 250 से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के नियंत्रक स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी पट आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कोई भी मशीन है वो 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य कर रही है तो उस पर अपन को चेतावनी स्विच कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे आप ध्यान रखना। चेतावनी पट होता है जो बोर्ड होता है एक छोटा सा, उस पे चेतावनी लिखी हुई होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग में, कोई भी प्रकार की नई वायरिंग अपन करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसमें चालू करने से पूर्व मेगर नामक यंत्र होता है, जो मेगर नामक यंत्र होता है उसके द्वारा
लीकेज धारा का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। जो उसमें तो कितनी धारा लीकेज हो रही है उसका परीक्षण अवश्य करना चाहिए। और लीकेज धारा का मान होता है जो कुल धारा के 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। अपनी कुल धारा आ रही है उसका 1/5000वें अंश, कुल धारा का 1/5000वें अंश, या अंश लिखो या भाग लिखो, कोई समस्या नहीं इसमें, ठीक है। भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लीकेज धारा होती है वो 1/5000वें भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वायरिंग में अधिक का अधिक पेच ही प्रयोग किए जाने चाहिए और उन्हें हथौड़े से नहीं ठोकना चाहिए। वायरिंग अपन करते तो उसमें अधिक का अधिक पेच प्रयोग करने चाहिए और उसको हथौड़े से नहीं ठोकना चाहिए। अपन को पेचकस की सहायता से या स्क्रू ड्राइवर, पेचकस बोलो, इसकी सहायता से क्या करनी चाहिए, कसने चाहिए। क्या करने चाहिए, कसने चाहिए। और वायरिंग, लाइट एवं फैन तथा पावर विद्युत वायरिंग की स्थापना, लाइट है, फैन है, पावर विद्युत वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत नियम 1956 के अंतर्गत की जानी चाहिए। लाइट है, फैन या पावर विद्युत वायरिंग है, उसकी स्थापना है भारतीय विद्युत नियम 1956। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार जो अपन को जैसे करने का नियम बताया गया उसी के अनुसार अपन को विद्युत वायरिंग करनी चाहिए, ठीक है। लकड़ी के बोर्ड टिक वुड से बने होने चाहिए। लकड़ी के बोर्ड है जो टिक वुड से बने होने चाहिए और सब ओर से वार्निश आलेपित होना चाहिए। साधारण बोर्ड की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई 6.5 से 8 सेंटीमीटर। कब्जा युक्त बोर्ड होता है तो उसकी मोटाई 6.5 से 8 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अपन कोई भी वायरिंग करते हैं तो उससे पहले उसका अपन को क्या बनाना चाहिए, उसका अभिविन्यास या परिपथ तैयार कर लेना चाहिए। उसका मतलब खाका तैयार कर लेना चाहिए कि अपन को ये वायरिंग किस प्रकार से करेंगे और कैसे होगी। उससे अपन को क्या अपन को पता चल जाता है। आईई इलेक्ट्रिकल रूल, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 85 के अंतर्गत सिरोपरी लाइन, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 85 के अंतर्गत सिरोपरी आईई 85, इसको हटा देते हैं अपन। आईई 85 के अनुसार जैसे सिरोपरी लाइन है, इसमें ये 2 पोल है, क्या है, 2 पोल। सिरोपरी लाइन के अंदर जैसे ये 2 पोल हैं तो इनके बीच की जो दूरी है, ये जैसे 2 पोल हैं, इनके बीच की दूरी 220 फुट क्या होनी चाहिए, 220 फुट, यहाँ 67 मीटर, 67 मीटर। अपन ने ये जो भी पॉइंट पढ़े हैं इससे क्वेश्चन सीधा का सीधा आएगा। इससे आपको कोई अलग से न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं करना है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा। जैसे अपन कोई मुख्य बोर्ड लगाते हैं उसकी फर्श से ऊंचाई क्या होनी चाहिए, आपको दे देंगे 1.3, 1.4, जैसे 2, 3 ऐसे दे दिया। या फिर पूछ लेंगे मुख्य स्विच है जो घर के अंदर किस साइड में दरवाजे के किस साइड में लगाना चाहिए, ठीक है। और जैसे यहाँ सिरोपरी लाइनों में 2 पोल है तो उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके सीधे के सीधे आएंगे और ये ऐसे ही आपको मतलब रटने हैं या याद रखने हैं। 2 पोल है तो उनके बीच में ये होता है और ये उच्च वोल्टेज है या हाई वोल्टेज, सबसे सीधे के सीधे आपको क्या करने, याद करने। ये इससे आगे अपन चलते हैं, ये तो थे भारतीय विद्युत नियम मैंने आपको बताए। इससे आगे चलते हैं केबल एवं तारों से संबंधित परिभाषा क्या है। भाई केबल क्या, चालक क्या होता है, तार क्या होता है, केबल क्या होती है, आर्मंड केबल कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल केबल कौन सी होती है, और विद्युत वायरिंग में कौन कौन सी अपन सामग्री प्रयोग में लेते हैं, और तार एवं केबल की कौन कौन सी किस्में हैं, इनके बारे में अपन आगे अब पढ़ते हैं। तो केबल एवं तारों से संबंधित परिभाषाएं। तार एवं
संबंधित तार एवं केबल से संबंधित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहला है चालक। क्या है? सबसे पहला अपना है चालक। चालक क्या होता है, किसे कहते हैं अपन? तो वह वस्तु, चालक किसको बोल देते हैं अपन? वह वस्तु जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करती है। क्या करती है? वह वस्तु जो विद्युत धारा अपन को प्रवाह करना है उसके लिए क्या करती है? उसके लिए विद्युत धारा के सतत प्रवाह, मतलब ऐसे नहीं, मतलब रेगुलर चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बीच में। सतत प्रवाह, सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करती है। क्या कहलाती है? चालक कहलाती है। चालक की परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख लो, वह वस्तु जो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करती है। वह वस्तु जो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करती है क्या कहलाती है? चालक कहलाती है। क्या कहलाती है? चालक। इसके बाद में आता है तार। इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं? तार। इसमें क्या, ये परिभाषाएं आपको एक एक लाइन के और आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें कोई समझने की बात ज्यादा है नहीं। चालक किसे कहते हैं, तार क्या क्या होता है, कैसे होता है? तार होता है विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए। चालक क्या होता है? वैसे तार ही होता है। विद्युत धारा के सतत प्रवाह करने वाला वर्तीय कटाक्ष वाला नंगा या आवरण युक्त, विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा को सतत प्रवाह करने वाला वर्तीय कटाक्ष मतलब वर्ताकार, नंगा या आवरण युक्त इंसुलेटेड, नंगा या आवरण युक्त इंसुलेटेड चालक क्या कहलाता है? तार कहलाता है। तार किसे कहोगे आप? ये तार भी क्या करेगा? चालक यही है, सेम है। ये जैसे तार होगा या तो नंगा होगा, या इसके ऊपर अपन क्या चढ़ा देते हैं, जैसे दूसरे कलर का देख लो आप, यहाँ इसके ऊपर अपन चढ़ा देते हैं आवरण। ये आवरण युक्त हो गया। क्या हो गया? आवरण। तार है, यहाँ तो आवरण युक्त हो जाएगा, या नंगा। विद्युत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला नंगा या आवरण युक्त इंसुलेटेड चालक, नंगा या आवरण युक्त नंगा या आवरण युक्त इंसुलेटेड चालक। तार कहलाता है। नंगा या आवरण युक्त इंसुलेटेड चालक क्या कहलाएगा? तार। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं आगे केबल। क्या पढ़ते हैं? केबल। ये 2, ये 3 नंबर। केबल मतलब केबल। केबल या केबल एक या कई ऐंठे हुए तारों का, एक या कई ऐंठे हुए तारों वाला, एक अथवा कई कोर वाला, एक या अधिक ऐंठे हुए तारों वाला, या एक या अधिक कई कोर वाला आवरण युक्त तार। आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। आवरण युक्त तार है जो क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। ये देखो, ये जैसे कोई तार पड़ा है, इसमें इसके ऊपर क्या चढ़ रखा है? आवरण। ये इसके अंदर एक भी तार हो सकता है, और ऐठे हुए मतलब आपस में गूंथे हुए 2-3 या ज्यादा भी तार हो सकते हैं। एक या अधिक, अपन इसको कैसे बोलेंगे केबल को? एक या कई ऐठे हुए तारों वाला, एक या कई कोर वाला आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। परिभाषा लिखना चाहो तो आप इसमें, इसको वापस हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक व अधिक, एक व अधिक, एक व
अधिक ऐंठे हुए तारों, एक व अधिक ऐंठे हुए तारों से बना आवरण युक्त तार आवरण युक्त तार केबल होता है। इस केबल के अंदर एक कोर भी हो सकता है, दो कोर भी हो सकते हैं, अधिक कोर भी हो सकते हैं। कितने कोर का केबल है ये आप कैसे पहचानोगे? जैसे ये कोई केबल है, मान लो उदाहरण के तौर पे ये कोई क्या है, केबल है, तो इसके अंदर से अलग अलग इंसुलेटेड कितने तार निकल रहे हैं। ये तो इसमें जैसे एक ही दिख रहा है, ऐसे मतलब कोई केबल होते हैं उसमें 3 फेस है, तो उसमें 4 वायर निकलते हैं, उसके ऊपर क्या चढ़ रखा है, आवरण चढ़ा रखा है इंसुलेटेड, और उसके नीचे अंदर में कितने वायर है, 4 वायर है, तो वो कितने कोर का केबल हो गया, 4 कोर केबल, ऐसे। ठीक है, इसके बाद में आपका यही आता है कोर, इसके बाद में आता है आपका कोर, इसके बाद में आपका क्या आता है, कोर। तो कोर आप क्या बोलोगे, एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त, एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों के समूह को, या तारों के समूहिक को ही अपन क्या बोलते हैं, केबल में, सामूहिक केबल में प्रत्येक तार क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों के सामूहिक केबल में प्रत्येक तार क्या कहलाता है, केबल कहलाता है, सॉरी कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर। मतलब आप समझो तो कैसे, जैसे ये एक केबल बनाया मैंने, ये जैसे इतना लंबा केबल है, तो इसके अंदर एक तार ये, एक ये जैसे ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे अपना एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 स्वतंत्र है कि नहीं, ये चारों क्या है आपस में, ये चारों तार क्या है, स्वतंत्र है। तो ये 4 कोर केबल, ये क्या कहलाएगा, कोर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कोर। परिभाषा आपको लिखनी है तो एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों के सामूहिक केबल में प्रत्येक तार कोर कहलाता है। उसके बाद में होता है स्टैंडर्ड कोर। कोर का भी भाग है स्टैंडर्ड कोर। कोर का भाग है, कोर का भाग है स्टैंडर्ड कोर। स्टैंडर्ड कोर, कोर का एक भाग है स्टैंडर्ड कोर। तो स्टैंडर्ड कोर क्या होता है, कोर का ये भाग है स्टैंडर्ड, एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाता है। जैसे कोर होता है उसके अंदर तो जैसे एक ही वायर है, एल्यूमिनियम वगैरह बड़ा होता है तो एक ही डालते हैं, ये तांबे के वगैरह पतले पतले तार होते हैं, उसको एक से अधिक वायरों के द्वारा ऐंठ कर, मतलब उसको आपस में ऐसे जोड़ कर बनाई गई जो कोर होती है वो कौन सी कहलाती है, स्टैंडर्ड कोर। एक आती है आर्मर्ड केबल। कौन सी केबल, अपन आगे चलते हैं। आर्मर्ड केबल, कौन सी केबल, आर्मर्ड केबल। ये कौन सी केबल होती, इस केबल में यांत्रिक सुरक्षा के लिए, इस केबल में यांत्रिक सुरक्षा के लिए केबल के अचालक आवरण होता है ना, जो सब केबल के ऊपर अचालक आवरण चढ़ा होता है, उसके ऊपर एक धात्विक आवरण चढ़ा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, धात्विक आवरण चढ़ा केबल। इसको अपन कैसे लिखेंगे, यांत्रिक सुरक्षा हेतु, यांत्रिक सुरक्षा हेतु केबल के अचालक आवरण के ऊपर धात्विक आवरण चढ़ा केबल। यदि इसमें परिभाषा आप लिखनी चाहो तो यांत्रिक सुरक्षा हेतु, यांत्रिक सुरक्षा हेतु, यांत्रिक सुरक्षा हेतु केबल के अचालक, यांत्रिक सुरक्षा हेतु केबल के अचालक, इसको अंडरलाइन कर लो नीचे, अचालक आवरण पर केबल के यांत्रिक सुरक्षा हेतु केबल के अचालक आवरण
के ऊपर धात्विक आवरण चढ़ा, अचालक आवरण के ऊपर धात्विक आवरण चढ़ा केबल। कौन सा केबल कहलाता है? आर्मड केबल। उसके बाद में आपका आता फ्लेक्सिबल केबल। कौन सा केबल? फ्लेक्सिबल केबल। उसके बाद में आपका कौन सा केबल आता है? फ्लेक्सिबल केबल। इसके बाद में कौन सा केबल है? फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल, ये कौन सा केबल होता है? क्या होता है? फ्लेक्सिबल केबल। अनेक छोटे छोटे तार, यहाँ पतले पतले महीन तार, अनेक छोटे छोटे तार महीन तारों के समूह में, उसको एक समूह में उसको समूह बना, समूह के रूप में बनाई गई केबल, अचालक आवरण युक्त बनाई गई केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाती है। ये अत्यधिक लचीली होती। फ्लेक्सिबल का मतलब ही क्या होता है? लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। तो इसमें जैसे ये केबल है, ये जैसे कोई केबल है, यहां से तार निकल रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे तार पतले पतले ऐसे ऐंठे हुए, ये तार आपस में जोड़ करके ऐसे, मैं आपको बताता हूं इसमें फ्लेक्सिबल केबल। ये रही जैसे, ये रही जैसे, इसमें कितने तार ऐंठे हुए? ये देखो, ये कोई केबल है, इसके अंदर कितने तार ऐसे दिख रहे हैं आपको? ये तार है ना, जैसे इन ऐसे तारों को जोड़ के इस केबल को अपन क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल। इसके बाद में आता है विद्युत सहायक सामग्री। अपन ये विद्युत एसेसरी कौन कौन सी, जैसे विद्युत वायरिंग करते हैं तो उसमें अपन को क्या क्या चाहिए? अपन जैसे विद्युत करते हैं, जैसे लाइट की या कोई विद्युत वायरिंग करते हैं तो उसमें अपन को क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। विद्युत सहायक सामग्री, तो वैद्युतिक सहायक सामग्री, वैद्युतिक सहायक सामग्री, विद्युतिक सहायक सामग्री। तो इस सामग्री में आप क्या, आप भी बता सकते हैं, इसमें अपन सब बता सकते हैं क्या? स्विच है, सॉकेट है, होल्डर है, पिन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मेन स्विच है, आदि सब क्या होते हैं? विद्युत सहायक सामग्री होते हैं। इसमें आपको मैं चित्र की सहायता से बताता हूं। ये देखो, ये जैसे देखो, इसमें क्या दिख रहे हैं? होल्डर है, स्विच है, पिन है, सॉकेट है, ये सब क्या है? विद्युत सामग्री है। क्या चीजें हैं? विद्युत सहायक सामग्री। इसके बाद में अपन पढ़ तार, और तार की कौन कौन सी किस्में होती हैं? अलग अलग तार की किस्में, तार और उनकी किस्में। इससे आगे अपन क्या पढ़ते हैं? तार एवं उनकी किस्में। तार व उनकी किस्में। तार व उनकी किस्में, ये आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है और आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई परिभाषा ही है, ये समझ में आए आपको पढ़नी पड़ेगी, याद होगी इसे, ठीक है। अब तार एवं उनकी किस्में मतलब तार कौन कौन से प्रकार के होते हैं? जैसे एल्यूमिनियम तार है, जीआई तार है, ठीक है, फ्यूज तार है, नाइक्रोम तार है, यूरेका तार है, ऐसे कौन कौन से तार होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नंगा तांबे का तार। अपन कैसे पढ़ते हैं? तार किसे कहते हैं? तो क्या बोल देंगे इसके? अचालक आवरण रहित चालक को, अचालक आवरण रहित चालक, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? अचालक आवरण नहीं होना चाहिए, रहित चालक।
जैसे एक नंगा तार है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सीधा तार, उसे क्या बोलते हैं, तार कहते हैं, जो विद्युत कार्यों में अपन निम्न प्रकार से उपयोग में लेते हैं। सबसे पहला है नंगा तांबे का तार, बेर कॉपर वायर। तो ये कठोर खींचा गया तांबे का नंगा तार होता है। इसे वातावरण के प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए प्राइटेन आलेपित कर दिया जाता है। ओवरहेड लाइनों में 6 या 8 WG का तार, HWG का तार प्रयोग में किया जाता है। घरेलू विद्युत वायरिंग में 14 या 16 SWG का तार प्रयोग में किया जाता है। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। अपन जैसे पढ़ते हैं कोई ओवरहेड लाइन, कौन सी, ओवर हेड लाइन, एक ओवरहेड लाइन, तो उसमें 8 या 6, इसमें 6 या 8 SWG, तो इसमें स्टैंडर्ड वायर गेज। आपको कैसे याद रखना है, इसका पूरा नाम क्या है, SWG की फुल फॉर्म भी पूछ लेता तो आपको क्या याद करनी, स्टैंडर्ड वायर गेज। और घरेलू वायरिंग करते तो उसमें 14 या 16 का। ठीक है, इसके बाद में अपन दूसरे, ये कौन सा तार हो गया, ये कौन सा तार हो गया, नंगा तांबे का तार, नंगा तांबे का तार। इसमें अपन पढ़ते हैं 2 नंबर पे, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सा तार है, ACHR वायर, ACHR वायर। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। पूरा नाम इसका ACHR, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ए का एल्यूमिनियम, सी का कंडक्टर, एस का स्टील, इसका रेनफोर्स्ड, और वायर का वायर का मतलब अपन क्या बोलते हैं, तार। ठीक है, ये 5 व 6 एल्यूमिनियम तारों के बीच, ये है ना एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर है। ये 5 व 6 एल्यूमिनियम तारों के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। उसके ऊपर 5 या 6 तार होते हैं और उसके बीच में किसका तार होता है, स्टील का। जैसे ओवरहेड लाइनों की वायरिंग अपन जैसे लाइन खींचते हैं तो उसमें आप देख लेना 2-3 एल्यूमिनियम के तार है ऊपर और बीच में एक स्टील की तार लगी हुई है। तांबे के तार महंगे होने के कारण ओवरहेड लाइन में तांबा धातु है जो महंगा होने के कारण ओवरहेड लाइनों में आजकल इन्हीं तारों का अपन क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। जैसे अपने घर के किसी के, अपन घर के पास जैसे कोई कुएं पे वायरिंग लाइट आ रही, कोई उद्योग में आ रही, तो उसमें आप तार देख लेना, उसके ऊपर 3-4 तार एल्यूमिनियम के और बीच में एक मजबूत तार है स्टील का। इस प्रकार के तार बीच में स्टील का तार होने के कारण ये काफी मजबूत और झोल सहने वाला होता है। इनके बीच में स्टील का तार लगा होता है, इसी के कारण ये काफी मजबूत होता है और वो जैसे झोल होता है उसको भी क्या कर लेता है, सहन कर सकता है। यदि आप इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर, लिखना चाहो तो लिख लेना। इसके बाद में अपना आता है GI वायर। GI वायर, इसको लिखते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन ओवर, या GI वायर। इसको, इसका पूरा नाम क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या लिखते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये लोहे का होता है, किसका होता है, लोहे का। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से 8 गुना होता है, लेकिन क्या है, ये एक तो सस्ता होता है और एक तांबे से क्या हो जाता है, मजबूत होता है। मजबूत होने के कारण अपन टेलीफोन की जो लाइनें खींचते हैं, कौन सी लाइनें, टेलीफोन की जो लाइनें खींचते हैं और अर्थिंग लाइनों में इस तार का अपन उपयोग में लेते हैं, GI वायर का। किस तार को उपयोग में लेते हैं, GI वायर को। इसको अपन लिखना चाहो तो गैल्वेनाइज्ड आयरन।
गैल्वेनाइज्ड आयरन, GI गैल्वेनाइज्ड आयरन। आप यही याद रखना, GI आ जाए तो परिभाषा क्वेश्चन आएगा तो GI तार का पूरा नाम क्या, तो नीचे लिखा आएगा गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, इसका उपयोग में लेते हैं, कहाँ उपयोग में लेते हैं इसको, यहाँ तो अर्थिंग तार के रूप में और यहाँ टेलीफोन लाइन खींचते तो उसमें इसको उपयोग में लेते हैं। इसके बाद में अपना आगे आता है फ्यूज तार। कौन सा तार, फ्यूज तार। इसके बाद में अपना आता है फ्यूज तार। कौन सा तार, फ्यूज तार। फ्यूज तार क्या होता है, वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षा युक्ति के रूप में अपन जो भी विद्युत परिपथ लगाते तो उसमें सुरक्षा युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार होता है। निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार है, उसको अपन फ्यूज तार के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा अपन तांबा और एल्यूमिनियम के तार भी फ्यूज तार के लिए प्रयोग में लेते हैं। मतलब निम्न गलनांक मतलब कैसे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी तार गर्म हो, आगे उपकरण जले उससे पहले क्या हो जाए, तार टूट जाए। क्या हो जाए, तार है जो क्या हो जाए, टूट जाए। इसके आगे आता है आपका यूरेका तार। कौन सा तार, यूरेका तार। और एक है आपका नाइक्रोम तार। नाइक्रोम तार, ये तार किन किन से बने होते हैं, ये यूरेका है जो तांबा और निकल, तांबा और निकल, तांबा प्लस निकल से बना मिश्र, तांबा और निकल से मिश्र धातु से बनाया जाता है ये तार। और ये जो नाइक्रोम तार है ये निकल एवं क्रोमियम, ये आप याद रखना, ये किन से बने होते हैं आपस में, निकल एवं क्रोमियम, क्रोमियम, निकल एवं क्रोमियम। इनका प्रश्न जो था दोनों को जोड़ के वापस क्या होना चाहिए, 100। अब नाइक्रोम तार को अपन कहाँ लेते हैं, एलिमेंट के रूप में। जैसे नाइक्रोम तार है, जैसे हीटिंग एलिमेंट, जैसे प्रेस है, इसमें अपन नाइक्रोम तार को काम में लेते हैं। ठीक है, और जो यूरेका तार है उसको अपन कहाँ काम में लेते हैं, प्रतिरोध वगैरह बनाने के लिए, रेजिस्टेंस वगैरह बनाने के लिए यूरेका तार को अपन काम में लेते हैं। इसके बाद में आती है तारों की विद्युत धारा वहन क्षमता। तारों की है जो विद्युत धारा वहन क्षमता अधिकतम किस टाइम पे होती है, क्या होती है, जो सामान्यतः तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके, तो उस तार की वह विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाती है। तार की विद्युत धारा वहन क्षमता, तार की विद्युत वहन क्षमता, विद्युत धारा वहन क्षमता। विद्युत क्षमता का मतलब हो गया इस तार में से अधिकतम कितनी धारा वहन हो सकती। तो उसमें आप जैसे आई धारा आती है पीछे से, तो वो तार क्या हो जाता है, जल जाता है, जलता है, उससे आगे लोड ज्यादा हो जल जाता है। वो याद कर 40 डिग्री से पर किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित विद्युत धारा, इस तरह से 40 डिग्री तापमान पर कोई तार है, उसमें से जितनी सुरक्षित रूप से धारा प्रवाहित हो जाएगी वही उस तार की क्या कहलाएगी, विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाएगी। इसी प्रकार अपन ने तार एवं केबल्स के अलग अलग टॉपिक पढ़े। तार क्या होता है, केबल्स क्या होता है, उसको कैसे स्थापना करनी, विद्युत वायरिंग में कौन कौन से सामग्री काम में लेते हैं। ठीक है, और अब जो पीछे बचा उसको अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इसी प्रकार आप जैसे जो आपको पढ़ाया जाता है वो आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, कोशिश करोगे आपको याद भी हो जाएगा, और क्वेश्चन आएगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। कंपटीशन में क्वेश्चन भी यहाँ से आएंगे, और आप इलेक्ट्रिशियन आपकी थ्योरी है जो ITI वगैरह इसमें भी यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।